आज हम बात करते हैं क्लास 12 का बायोलॉजी। क्लास 12 का बायोलॉजी का हमने पहला चैप्टर जो चल रहे थे जीवों में जनन। इस जीवों में जनन में हमने क्वेश्चन आंसर को देख रहे थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हमने पहला बता चुके थे, पहला पार्ट में बता चुके थे। पहला पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर हुआ 1 से लेकर 12 तक हुआ। आज हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न। किससे बात करते हैं? तो आज देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है। सो देखिएगा, जो पहला नहीं देखे हो कृपया पहले जाके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता, कहीं नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत होता है तो एक बार कमेंट अपना राय जरूर दीजिएगा। और आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। ये बायोलॉजी है, फिर 10 क्लास का सभी सब्जेक्ट सभी क्लास का उस पर वीडियो डाला हुआ है। चलिए हम आज बात कर लेते हैं युग्मक जनन एवं भ्रूण। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक टाइपिंग है, टाइपिंग देख लेना। ठीक है, क्या कहता है? युग्मक जनन एवं भ्रूणोद्भव के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो चलिए हम 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, बात ध्यान रखिएगा। तो युग्मक जनन भ्रूणोद्भव यहाँ पर सुधार लीजिएगा। ठीक है, के बीच अंतर निम्नलिखित है। युग्मक जनन कहता है युग्मक जनन क्या होती है, आपको भी पता होता है कि यहाँ युग्मक जनन में क्या होता है, यह नर तथा मादा में अलग अलग युग्मक बनते इस प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो नर में अलग और मादा में अलग अलग युग्मक बनते हैं। इसमें कहता है युग्मक से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। ये जो भ्रूणोद्भव क्या होता है, भ्रूण से भ्रूणोद्भव क्या है, युग्मक यहाँ पर लिख देना है, युग्मक से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मक से भ्रूण बनने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। यहाँ पर क्या हो, नर और मादा में अलग अलग युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है। इसका आकार अगुणित होती है, जबकि इसका आकार जो है द्विगुणित नहीं, इसे त्रिगुणित करना। ठीक है, त्रिगुणित होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ कहते हैं इसमें निषेचन की घटना के पूर्व होते हैं या निषेचन की घटना के बाद होती है। हमारे यहाँ पर देखिएगा युग्मक जनन क्या है, युग्मक जनन नर और मादा में दोनों में युग्मक अलग अलग बनते हैं। युग्मक जनन में इसका आकार अगुणित होते हैं। दूसरी बात है, नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने की प्रक्रिया होती है। और एक और क्या बताया, क्या निषेचन की पूर्व घटना होती है। क्या होती है, निषेचन के पूर्व की घटना होती है, जबकि इधर क्या है, यह निषेचन के बाद की घटना होती है। इसका आकार त्रिगुणित होती है। त्रिगुणित का मतलब 3n होता है और इसमें युग्मक से भ्रूण बनने की क्रिया होती है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, 2 नंबर में प्रश्न पूछता है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, अगला क्या कहता है। 14 नंबर हमारा जो प्रश्न है सुनना, कहता है बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। बाह्य निषेचन क्या है सो समझिएगा। कहता है यह जीव के शरीर के बाहर होती है, इसमें कहता है यह जीव के शरीर के अंदर होती है। एक एक हुआ। दूसरा, बाह्य निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बाह्य निषेचन अगर होती है तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कहता है इसमें कहता है आंतरिक निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आंतरिक निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बाह्य निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कहता है इसमें मैथुन की क्रिया आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मैथुन की क्रिया अगर मान लिया जाए, जैसे मछली है, मछली में बाह्य निषेचन होती है, तो जब मछली में बाह्य निषेचन होती है तो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य निषेचन मछली है, उसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे पानी से ही इसके शरीर में पहुंचता है। लेकिन जब आंतरिक निषेचन होती है ना, तो उसमें मैथुन की क्रिया होती है। मैथुन का मतलब होता है 2 अलग अलग जीव आपस में शारीरिक संबंध रखते हैं, उस क्रिया को मैथुन क्रिया कहते हैं। तो कहता है इसमें आंतरिक निषेचन में मैथुन की क्रिया की जरूरत होती है, जबकि इसमें मैथुन की क्रिया की जरूरत नहीं होती है। यह शरीर के बाहर होती है, यह शरीर के अंदर होती है। इसमें कहता है निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें निषेचन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। जानवर हो, गाय हो, मनुष्य जो भी निषेचन करता हो उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो शारीरिक संबंध बनने के बाद निषेचन होता है। चलिएगा, एक और अंतर क्या है, कहते हैं इसमें सहायक प्रजनन अंग का अभाव होता है। जैसे मान लिया जाए
अगर बाह्य निषेचन करते हैं तो बाह्य निषेचन में सहायक प्रजनन अंग का अभाव होता है। सहायक प्रजनन अंग का मतलब क्या होता है, सो सुनिएगा। जैसे अगर मनुष्य की बात करते हैं नर की, तो नर में सबसे प्रमुख जो अंग होता है जनन का, वो टेस्टिस होता है, वृषण होता है। उसके अलावा देखिएगा फिर हम लोग शुक्रवाहिका कह सकते हैं, मन बहुत से ऐसे जो अंग है। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं अंडकोश कह सकते हैं। उसके बाद हम इसको क्या कहते हैं, अधिवृषण कह सकते हैं। तो शरीर का जो है ना मुख्य रूप से जो मेन अंग होता है उसे हम वृषण कहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो शरीर में सहायता करते हैं उसे सहायक अंग कहते हैं। तो इसमें सहायक अंग की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें सहायक अंग की, जैसे मनुष्य की मादा की बात करते हैं, मादा का प्रमुख अंग कौन है, जनन अंग, तो अंडाशय है। लेकिन क्या फैलोपियन नली हो, ग्रीवा, बहुत सारे अंग जो होता है वो सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ से बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर स्पष्ट आपको पता चल गया कि बाह्य निषेचन क्या है, आंतरिक निषेचन क्या है। बाह्य निषेचन का मतलब होता है वैसा निषेचन जो शरीर के बाहर होते हैं उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, जो शरीर के अंदर होते हैं उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। इसका 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं सो देखिएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखो क्या कहता है। 15 नंबर कहता है कि समथैलेसी एवं विषमथैलेसी में अंतर। समथैलेसी जो होती है, कहता है समलैंगिक जीव में स्व उत्पादक होते हैं। कहता है विषमथैलेसी में, विषम लैंगिक जीव में स्व उत्पादक नहीं होते। फिर अगला अंतर क्या है, कहता है इसमें नर और मादा का प्रजनन अंग एक ही जीव में पाए जाते हैं। समथैलेसी क्या होता है ना, जिसमें नर और मादा का जो प्रजनन अंग होता है वो एक होता है, एक ही पाया जाता है। इसमें नर और मादा का प्रजनन जगत अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से समथैलेसी और विषमथैलेसी में अंतर, ये 2-3 अंतर दे दो काफ़ी हो गया, क्योंकि 2 नंबर में पूछता है। चलिए अगला हम प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अगला हमारा प्रश्न जो कहता है, कहता है अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। अनिषेक जनन, अनिषेक जनन का मतलब होता है वैसा जनन जो बिना निषेचन के ही जीव जंतु का, वैसा निषेचन जो बिना निषेचन के ही संतान या फल का जो भी निर्माण करना हो जाता है। कहता है ऐसा जनन जो बिना निषेचन के संतान का निर्माण कर लेता है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे मधुमक्खी है, शैवाल है, पंखी, कहता है पंछी है, तो पंछी होना चाहिए, कुछ कुछ पंछी भी होती है। तो अनिषेक जनन क्या होती है, वैसा जनन जो बिना निषेचन के ही संतान का निर्माण कर लेता है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। चलिएगा 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न, 18 नंबर क्या कहता है, सॉरी 17 नंबर नहीं, तब टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, 17 नंबर कर लेना। ठीक है, अपनी जटिलता के बावजूद भी बड़े जीव जंतु लैंगिक जनन क्यों अपनाते हैं, स्पष्ट करें। ये प्रश्न को सुनिए, अपनी जटिलता के बावजूद भी बड़े जीव जंतु लैंगिक जनन क्यों अपनाते हैं। मान लिया हम लोग हैं, इतना जटिल होने के बाद भी लैंगिक जनन को ही क्यों अपनाते हैं। क्या साधारण लैंगिक अलैंगिक जनन तो अपना सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि अपनी जटिलता, मतलब अपनी जटिलता का मतलब अपनी कठोरता से, इतना शरीर कठोर होने के बाद हो, इतना वातावरण विषम होने के बाद भी, इतना वातावरण में कठोर होने के बाद भी, विषम परिस्थिति होने के बाद भी हम लोग लैंगिक जनन ही क्यों अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि अपने जटिलता के बावजूद भी बड़े जीव जंतु जो लैंगिक जनन को अपनाते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन जो है एक जटिल और धीमी गति से चलने वाली प्रक्रिया है। अगर कोई जीव जंतु पूरे जटिल है, फिर भी जो हमारा इसलिए लैंगिक जनन को अपनाते हैं क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है एक जटिल प्रक्रिया होती है, एक धीमी प्रक्रिया होती है। और दूसरी बात क्या होती है कि हम लोग जो भी बड़े जीव जंतु है, जटिल है, उस सब में जो होता है नर और मादा दोनों का जो लिंग रहता है अलग अलग पाया जाता है। एक ही में पाया जाता है तो उसका बात अलग होता है, लेकिन अलग अलग पाया जाता है। और जब दोनों अलग अलग पाए जाते हैं तो दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद लैंगिक जनन की घटना उत्पन्न करती है। तो कहते हैं अपनी जटिलता के बावजूद भी बड़े जीव जंतु लैंगिक जनन को अपनाते हैं, क्योंकि लैंगिक जनन एक धीमी गति की चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें ही भिन्न भिन्न जनक के कारण इस संतान उत्पन्न होते हैं। मतलब अलग अलग जनक रहते हैं, माता पिता अलग अलग रहते हैं, काफ़ी उच्च गुण वाले होते हैं, जिसमें बड़े जीव जंतु का अस्तित्व कायम रखता है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा व्यवस्था नहीं होती है।
अलैंगिक जनन में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसी व्यवस्था होती है। इसीलिए कोई भी बड़े जीव जंतु इतना जटिलता के बावजूद भी वो लैंगिक जनन को अपनाते हैं। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि बड़े जीव जंतु अपनी जटिलता के बावजूद, जैसे इतना बड़ा हाथी है, घोड़ा है, जिराफ है, जो भी इतना बड़ा बड़ा जीव जंतु है, फिर भी लैंगिक जनन क्यों अपनाते हैं? क्योंकि उसमें दोनों लैंगिक जनन में एक धीमी प्रक्रिया होती है, एक मंद प्रक्रिया होती है, एक जटिल प्रक्रिया होती है। 9 महीना का होता है, संतान उत्पन्न होता है, साल भर होता है, 11 महीना का होता है, बहुत सारे 12 साल का भी होता है, बहुत से ऐसे जीव जंतु का जिसका किसी का कम दिन का भी होता है। तो फिर भी और क्या होती है कि दोनों में अलग अलग जो होती है वो संतान, अलग अलग लिंग पाया जाता है। प्रजनन अंग जैसे मादा है तो मादा का प्रजनन अलग अलग है, नर का प्रजनन अलग है। तो कहीं एक ही अगर प्रजनन अंग होता तो इसकी बात अलग होती। ठीक है, चलिए हम आगे का देख लेते हैं। आगे 17 नंबर के बाद 18 नंबर देखिएगा, ऐसा 18 नंबर होना चाहिए, 19 नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, सो सुनिएगा। अगला प्रश्न कहता है अंड परजक, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है संतान को अंतर जीवन सजीव परजक की तुलना में। हाँ, यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा सुन, प्रश्न को अथी है, देखो प्रश्न आप किताब से मिला भी लेना। यहाँ लिखा हुआ अंड परजक, ठीक है, अंड, ठीक है, अंड परजक, अंड परजक प्राणी के संतान का अंतर जीवन सजीव परजक जग प्राणियों की तुलना में अधिक जीवित मुक्त क्यों होती है, मतलब अधिक खतरा क्यों होती है। सुनिएगा, अंड परजक जो प्राणी है, क्वेश्चन पहले समझ लेना, अंड परजक जो प्राणी का जो संतान है वो सजीव परजक के प्राणी के संतान में अधिक जोखिम क्यों होता है, अधिक खतरा क्यों होता है। हम इसका प्रश्न को समझाने के बाद थोड़ा सा टाइपिंग में नेक्स्ट जो एक्सरसाइज उसका टाइपिंग को सही करवाएंगे। कहता अंड परजक प्राणी के संतान का अंतर जीवन, जो अंड परजक है यहाँ पर लिख लेना अंड परजक, ठीक है। अंड परजक जो है, अंड परजक जो जीव है उसका संतान है वो अधिक जोखिम होता है सजीव परजक से, क्योंकि अंड परजक में, सुनिएगा, अंड परजक में कोई भी जीव जंतु जो होती है वो निषेचन होती है, अंडा का निर्माण होता है। और जब अंडा का निर्माण होता है तो इस बात के तनिक भी फिक्स नहीं रहता है कि जो अंडा बन रहा है वह संतान बन ही जाएगा, ऐसा निश्चित नहीं होता है। इसीलिए जबकि सजीव परजक में क्या होता है कि निषेचन होगा तो इस बात का कन्फर्म है कि वो संतान उत्पन्न होगा ही होगा, वो तुरंत संतान उत्पन्न होगा, तुरंत वह श्वास लेने की क्रिया होगी, प्रजनन करेगा, सारा के मैंने श्वास लेने की क्रिया होगी, जनन अति श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, सारा क्रिया होगा। लेकिन जब अंड परजक अगर कोई जीव जंतु है, जैसे अंडा देते, मुर्गी है, मुर्गी देख लो, आइए को तुमको देख लो गाय, मुर्गी अंडा देती, इस बात का पता नहीं चलता कि उसका संतान में मुर्गी बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन सजीव परजक में गाय अगर कोई बच्चा दे दिया तो उसको ये पता है वो कल आज बच्चा दे देगा तो कल होकर के वो अपना सारा क्रिया करना शुरू कर देगा। लेकिन अंड परजक में ऐसा नहीं होता है, खराब भी हो जाता है, नष्ट भी हो जाता है। इसीलिए अंड परजक को ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। कोई एक मुर्गी अंडा दिया, मान लिया अंडा दिया और वो संतान नहीं बन पाया, खत्म हो गया, उसका मेहनत बेकार हो गया। जबकि सजीव परजक में उसका संतान पर्याप्त है तो ये पता चल गया। तो कहता है अंड परजक प्राणी के संतानों के अंतर में जीवन सजीव परजक प्राणियों की तुलना में अधिक जीवित मुक्त होते हैं, क्योंकि इनमें अंड परजक, यहाँ सुधार लीजिएगा, अंड परजक जीव निषेचन के पश्चात अंडे प्रदान करते हैं, जबकि सजीव परजक निषेचन के बाद प्राणी को प्रदान करते हैं। जैसी सजीव परजक है वो प्राणी को दे देते हैं के पश्चात बच्चे प्रदान करते हैं। अंड परजक, यहाँ भी सुधार लिया, अंड पर प्राणी के जो अंडा होता है यह सुनिश्चित नहीं होता है कि उस अंडे से बच्चे का निर्माण हो सके, ऐसा नहीं होता या नहीं भी हो सकता है। जबकि सजीव परजक में यह सुनिश्चित हो जाता है कि संतान बच्चे का निर्माण हुआ है। अंड परजक में यह सुनिश्चित नहीं होता है। तो बता तो रहे, तुम मुर्गी लाओगे गाय लाओ, गाय अगर बच्चा दे देगा ये बात पता चला कि बच्चा दिया है, वो अपना श्वसन की क्रिया करेगी, वो अपना उत्सर्जन की क्रिया करेगी। लेकिन सजीव परजक, अंड परजक में देखो, अगर कोई मुर्गी लाओ अंडा दिया, कल पता नहीं चलेगा कि कल अंडा में बच्चा बनेगा ही नहीं। जिसको गलती से फूट भी गया तो खत्म हो जाएगा। लेकिन गलती से अगर चोट लग गया गाय के बच्चा फिर भी बच सकता है, ये पता है। लेकिन अंडा में वो नहीं पता, वो खत्म हो जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा।
इसीलिए अनपरजक वाला जो प्राणी है उसको ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। ठीक है, अनपरजक जो प्राणी है उसको अपने संतान को प्राप्त करने के लिए अपने आप को ज़्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर देख लेते हैं, प्रश्न क्या कहता है। कहता है शैवाल और कवक में कौन सी अलैंगिक जननीय संरचना पाती है। शैवाल और कवक में अलैंगिक जननीय संरचनाएं अलग अलग होती है। शैवाल में मुख्य रूप से जूस्पोर तथा कवक में मुख्य रूप से स्पोर होता है, अलैंगिक जनन संरचना बनती है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार की अलैंगिक संरचना बनती है, जैसे शैवाल में अन्य संरचना कहता है नो स्पोर तथा ऑटो स्पोर शामिल होते हैं। मतलब ये प्रश्न सिंपल बोल रहा है कि शैवाल और कवक में कौन कौन सा अलैंगिक जननीय संरचना होती है, इस बात को पूछ रहा है। ठीक है, चलिएगा 20 तक हो चुका है, तो शायद 10 प्रश्न और है। ठीक है, और यहाँ पर देख लो एक चीज़ ध्यान, 21 नंबर प्रश्न को देख लेते, एक और प्रश्न को कर लेते, उसके बाद जो प्रश्न है वो कल प्रश्न कर लो। ठीक है, कहता है मध्य चक्र और ऋतु चक्र में अंतर स्पष्ट करें। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें। आप प्रश्न को मिला लेना, मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र में अंतर स्पष्ट करें। देखिए मध्य चक्र कहता है, मध्य चक्र में शीत रक्तीय प्राणी होती है, कहता है जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, चूहा, बाघ इत्यादि। मध्य चक्र जीवों में आगे का भाग अधूरा रहता है। इस प्रकार के जीव में प्रजनन क्षमता जीवन भर चलती है। लेकिन इधर देखिएगा ऋतुस्राव चक्र में कहता है, आइए एक बात ध्यान नहीं, 4 पैर वाला होता है। क्या होता है? 4 पैर वाला। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये 4 पैर वाला होता है। कहता है इसमें क्या होता है, ऋतुस्राव चक्र को उष्ण रक्तीय प्राणी होती है। कहता है इसमें शीत रक्तीय प्राणी होते हैं, इसमें उष्ण रक्त मतलब गर्म खून वाला होता है, इसमें ठंडा खून वाला होता है। कहता है जैसे मनुष्य है, बंदर है, लंगूर है इत्यादि। आगे का कहता है भाग क्या अधूरा होता है। कहता है वह इस प्रकार के जीव में प्रजनन क्षमता 12 से 13 वर्ष से शुरू हो जाता है और 45 से 50 वर्ष चलता है। इसमें प्रजनन क्षमता जो होती है, इसका प्रजनन क्षमता आजीवन भर रहता है। और इसका कहाँ से 12 वर्ष से शुरू होती है, 13 से, और 45-50 चलती है। ये 2 पैर वाला होता है। ये क्या होता है? 2 पैर वाला। ठीक है, ये 2 पैर वाला होता है, 4 पैर वाला। तो ऑब्जेक्टिव इससे प्रश्न पूछता है। सब्जेक्टिव की तो हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे पूछता है कि इनमें से कौन 4 को ऑप्शन दे देगा, कौन मध्य चक्र है, कौन ऋतु चक्र है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आज रखते हैं। एक इसके बाद अगला प्रश्न जो है 30 प्रश्न है, तो 6-7 प्रश्न और 9 प्रश्न बच रहा है, उस प्रश्न को अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो हमारा पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 10-10 प्रश्न 30 प्रश्न है समाप्त होगा। आप लोग ये करिए, से फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है।